Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Harman Studies. In this video, we are going to discuss current affairs of 4 अक्टूबर 2024. इस वीडियो में हम लोग 4 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो भी हनुमान स्टडीज पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सीखने को जरूर मिलेगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि इस टॉप इन पॉइंट्स को चूज करके लाया गया है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसे लाइक भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की उनके साथ जरूर शेयर करें। ओके, तो हनुमान स्टडीज आपके लिए करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की वीडियोस लाते रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 4 अक्टूबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है इसका। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके, और आप इसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पिन इंटरेस्ट पे और ट्विटर पे मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हूँ जितेंद्र। तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके शुरुआत। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स ऑफ 4 अक्टूबर 2024 को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है कि भारत के समुद्री डीकार्बनाइजेशन प्रयास, इंडियाज मेरीटाइम डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि समुद्री डीकार्बनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड द एशियाई विश्व विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी एंड एमओपीएसडब्ल्यू, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा किया गया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह सम्मेलन 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो ये सम्मेलन जो है मेरीटाइम डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स जो है, तो ये सम्मेलन जो था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये 3 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग कि भारत का मुख्य लक्ष्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। तो इंडिया का एम है 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन हो सके। द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन, तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ थिंकिंग जिन मुख्य केंद्रों पर केंद्रित रहा वो था, पहला कि हरित बंदरगाह ढांचे का विकास, कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट की स्वच्छ बंदरगाह नौकाओं को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग क्लीन हार्बर क्राफ्ट, शून्य कार्बन ईंधनों का उपयोग, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ जीरो कार्बन फ्यूल्स, उत्सर्जन कम करने की रणनीतियां, इम्प्लीमेंटिंग इमिशन रिडक्शन स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट आंतरिक जलमार्गों का विद्युतीकरण, जल मार्गों का भी विद्युतीकरण थी। ये इन 5 प्रमुख बिंदुओं पर डिस्कस किया गया इस सम्मेलन में और 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन इमिशंस पे फोकस कर रही है। ये था एक्सप्लेनेशन हमारे फर्स्ट पॉइंट का। अब सेकंड पॉइंट इज कि प्रमुख बंदरगाह कर्मचारियों के लिए संशोधित उत्पादकता लिंक्ड इनाम पीएलआर योजना, ठीक है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड स्कीम फॉर मेजर पोर्ट एम्प्लॉयज, पीएलआर स्कीम जो है मेजर पोर्ट एम्प्लॉयज के लिए। तो इसके लिए फर्स्ट वन क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाह और गोदी श्रमिकों के लिए उत्पादकता लिंक्ड इनाम, दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड स्कीम और मेजर पोर्ट के में बदलाव की मंजूरी दी। तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड के बदलाव योजना जो है उसमें बदलाव की मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। यह योजना 2020-21 से 25-26 तक के लिए लागू होगी। यह योजना पिछले डेट से शुरुआत की जाएगी, तो वो 20-21 से लेकर के 25-26 तक के लिए इसको लागू किया जाएगा इस स्कीम को। नेक्स्ट, इसमें 20,704 कर्मचारियों को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण, दैट इज मेजर पोर्ट अथॉरिटीज और गोदी श्रम बोर्डों के तहत लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 20,704 कर्मचारियों को जो है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एंड डॉक लेबर बोर्ड के तहत फायदा मिलेगा। इसकी इस योजना के लिए कुल वित्तीय लागत लगभग 200 करोड़ रुपए होगी। ये फाइनेंशियल कॉस्ट जो इसमें लगेगा वो लगभग 200 करोड़ का रहेगा। कि पीएलआर की गणना अब अखिल भारतीय प्रदर्शन के बजाय बंदरगाह विशिष्ट प्रदर्शन पर आधारित होगी। ये पोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पहले पीएलआर जो हुआ करता था वो पोर्ट बेसिस पे हुआ करता था, लेकिन अब ये ऑल इंडिया परफॉर्मेंस की बेसिस पे इसको काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसकी रिगार्डिंग कि पीएलआर में बंदरगाह विशिष्ट प्रदर्शन का भारांश 50% से बढ़कर 55% और 2025-26 तक 60% किया जाएगा। नेक्स्ट है कि यह योजना प्रमुख बंदरगाहों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और दक्षता में सुधार लाने की लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट है कि यह बंदरगाह क्षेत्र में बेहतर औद्योगिक संबंध और सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण को बढ़ावा देगी। ये कुछ एक्सप्लेनेशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट का।
जो कि सॉरी हमारे सेकंड पॉइंट का, जो कि मॉडिफाइड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड पीएलआर को मॉडिफाई किया जाएगा, जो कि है मेजर पोर्ट एम्प्लॉयज के लिए स्कीम। और एक्सप्लेनेशन हमारे सेकंड पॉइंट का। और थर्ड पॉइंट इज कि भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ। इंडिया ज्वाइंस इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंट हब। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में शामिल होने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी थी। अब इसके सेकंड पॉइंट क्या है कि अब भारत एक 16 देशों के समूह का हिस्सा होगा जो रणनीतिक ऊर्जा प्रथाओं और नवाचार समाधान साझा करता है। तो भारत जो है एक 16 देशों का समूह होगा जो कि फोकस करता है स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्रैक्टिसेस में और इनोवेटिव सॉल्यूशंस में। आई एम जस्ट रीडिंग द हिंदी सेंटेंसेस है, ठीक है। अब ये पीडीएफ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इंग्लिश वालों को भी आसानी रहे और हिंदी वालों को भी आसानी रहे, तो वीडियो में हिंदी बोला जा रहा है क्योंकि हिंदी वालों को आसानी रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट किसकी रिगार्डिंग कि एनर्जी एफिशिएंसी हब जिसे 2020 में स्थापित किया गया था, तो इसका इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कोऑपरेशन का उत्तराधिकारी है, जिसमें भारत पहले से सदस्य था। इसकी भारत ऊर्जा कुशल तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देकर वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों को मजबूत करेगा। इसकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को भारत की ओर से इस हब के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है, जो भारत के राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों के साथ हब की गतिविधियों को संरेखित करता है। इसमें कि यह कदम भारत के निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने और ऊर्जा सुरक्षा के सुधार करने में मदद करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे थर्ड पॉइंट के रिगार्डिंग। अब फोर्थ पॉइंट इसकी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 की मंजूरी। ठीक है, चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 अप्रूव्ड। आपको किसी भी पॉइंट में किसी तरह कोई भी दिक्कत है तो उससे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको आपसे एक्सप्लेन करके उस पर नया शॉर्ट्स या वीडियोस बनाने का कोशिश किया जाएगा हनुमान स्टडीज के द्वारा। फिलहाल अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसके पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे वेबसाइट पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं और वहां पे इनबिल्ट किए गए पीडीएफ में से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 अप्रूव्ड, इसकी मंजूरी मिल गई है। अगर आप यहाँ तक बने हुए तो हनुमान स्टडीज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 की मंजूरी दी। सेकंड पॉइंट क्या है कि परियोजना में 3 कॉरिडोर शामिल है जिनकी कुल लंबाई 118.9 किलोमीटर और 128 स्टेशन होंगे। परियोजना में परियोजना में 3 कॉरिडोर शामिल है, तो जिनकी कुल लंबाई है 118.9 किलोमीटर और इस किलोमीटर के अंतराल में 128 स्टेशन भी शामिल रहेंगे, इस परियोजना में शामिल रहेंगे। परियोजना की लागत, तो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट लगभग 63,246 करोड़ रुपए है और इसमें 2027 तक पूरा करने की योजना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि फेज 2 के पूरा होने पर चेन्नई के कुल मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 173 किलोमीटर हो जाएगी। चेन्नई में अभी तक जितने भी मेट्रोज हैं और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लगभग पूरा टोटल मेट्रो की लंबाई जो है 173 किलोमीटर 173 किलोमीटर की हो जाएगी। अब कॉरिडोर का विवरण कुछ इस प्रकार है, डिटेल्स ऑफ द कॉरिडोर, तो विवरण कुछ इस प्रकार है कि माधवराम से सिवकोट तक, फिर लाइट हाउस से पुन मल्ले बाईपास तक, फिर माधवराम से शोलिंगलुलुर तक, ये 3 कॉरिडोर है जिनको मंजूरी मिली है। यह परियोजना चेन्नई में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी। ये चेन्नई में बुनियादी यानी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में मदद करेगी। एक्सप्लेनेशन हमारे पांचवा पॉइंट का। चौथे पॉइंट का अब फिफ्थ पॉइंट इज कि अमित शाह ने गुजरात में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। अमित शाह के द्वारा गुजरात में परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर 2024 को गुजरात में 919 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला रखी। 3 अक्टूबर को गुजरात में अमित शाह जी के द्वारा 3 अक्टूबर को 919 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि परियोजनाओं में अहमदाबाद नगर निगम के विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उपस्थित थे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या इसके रिगार्डिंग, गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 472 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी गई। तो गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 472 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आधारशिला रखा गया। इसमें अहमदाबाद में यहाँ पे भी रखा गया, तो वो गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। अहमदाबाद पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 446 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसका प्रतिनिधित्व सांसद श्री हसमुख भाई पटेल ने किया। इसका प्रतिनिधित्व जो है सांसद है श्री हसमुख भाई पटेल, तो उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। अहमदाबाद पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो कि लगभग 446 करोड़ का परियोजना का उद्घाटन किया गया उस क्षेत्र में।
नेक्स्ट पॉइंट है कि अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी 446 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व सांसद श्री दिनेश भाई माकवाना के द्वारा किया गया। ओके, तो अहमदाबाद के पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 446 करोड़ का और पश्चिम निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी 446 करोड़ का, दोनों क्षेत्र में उद्घाटन और शिलान्यास रखा गया अमित शाह जी के द्वारा। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं कि उनका उद्घाटन किया जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा। एक्सप्लेनेशन था हमारे 5वां पॉइंट का। अब 6th पॉइंट इज कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक फोरम में भाग लिया। इंडिया ज्वाइंस इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सीडीएससीओ दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक फोरम में सहायक सदस्यता के लिए आवेदन किया था। 2024 में सीडीएससीओ ने पहले ही आवेदन किया था आईएमडीआरएफ में, दैट इज इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम में। अब भारत का आवेदन सितंबर 2024 में सिएटल अमेरिका में आयोजित 26वें आईएमडीआरएफ सत्र में चर्चा के बाद मंजूर किया गया। तो सितंबर 2024 में सिएटल अमेरिका के सिएटल शहर में इसको मीटिंग में इसको अप्रूव किया गया इंडिया के एप्लीकेशन को। नेक्स्ट है कि आईएमडीआरएफ जो 2011 में स्थापित हुआ था, वैश्विक नियामकों का एक समूह है जो चिकित्सा उपकरणों के नियमन के एकीकृत करने के लिए काम करता है। तो आईएमडीआरएफ जो का स्थापना 2011 में हुआ था, तो आईएमडीआरएफ की स्थापना 2011 में हुआ था और ये क्या ग्लोबल रेगुलेटर्स वर्किंग ऑन हार्मोनाइज्ड मेडिकल डिवाइस रेगुलेशंस, मेडिकल डिवाइसेस रिगार्डिंग जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं इस पे ये वर्क करती है आईएमडीआरएफ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट किसके रिगार्डिंग कि सदस्यों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, ब्रिटेन, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और डब्ल्यूएचओ के नियामक प्राधिकरण शामिल है। तो भारत की अर्जी को मंजूर होने के बाद अब भारत इसमें शामिल हो गया है। अभी तक इसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईयू, जापान, यूके, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर और डब्ल्यूएचओ के द्वारा नियामक प्राधिकरण शामिल थे इसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका कि सहायक सदस्यता भारत को वैश्विक नियामकों के साथ सहयोग करने, जानकारी साझा करने और चिकित्सा उपकरणों के नियमों पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देती है। इससे जो है मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा इस फोरम में शामिल होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत आईएमडीआरएफ दिशा निर्देशों का उपयोग करके अपने चिकित्सा उपकरण नियामक प्रणाली को मजबूत करने से लाभान्वित होगा। फिर यह सदस्यता भारतीय निर्माताओं को आईएमडीआरएफ सदस्य देशों में नियामक मानकों को पूरा करने में मदद करेगी, जिससे ब्रांड इंडिया को वैश्विक बाजार में बढ़ावा मिलेगी। तो ब्रांड इंडिया मतलब भारत के ब्रांड्स को भी वर्ल्ड के मार्केट में स्पेस मिलेगा और की जगह मिलेगी। एक्सप्लेनेशन हमारे 6ठे पॉइंट का। अब 7th पॉइंट इज कि प्रमोटिंग यूथ वॉलंटियरिज्म फॉर लिटरेसी, साक्षरता के लिए युवा स्वयं सेवीकरण को बढ़ावा। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि श्री संजय कुमार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने 3 अक्टूबर 2024 को एक वर्चुअल कार्यशाला का संचालन किया। संजय कुमार जी के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इन्होंने 3 अक्टूबर 2024 को एक वर्चुअल वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया इनके द्वारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट किसके रिगार्डिंग की कार्यशाला का उद्देश्य उल्लास नामक पहल के लिए स्वयं सेवीकरण को बढ़ावा देना है। तो इसका इनिशिएटिव जो है ये इस इनिशिएटिव का नाम जो उल्लास रखा गया। इसका फोकसिंग जो वॉलंटियरिंग फॉर द इनिशिएटिव कॉल्ड उल्लास, इसका वर्कशॉप फोकस किया इस पे। इस पर कि इसका लक्ष्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों टीआईज दैट इज टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के युवाओं के स्वयं सेवीकरण को बढ़ावा देना था, ताकि भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त की जा सके। ठीक है, भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त की जा सके, जैसे कि एनईपी 2020 में कहा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत पूरी तरीके से साक्षरता को जो है सबके बीच में लाया जा सके, तो इस पे फोकस रहेगी। ओके, इस पर कहा कि यह सत्र में 18,000 से अधिक टीईआई सकाय और छात्र शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 18,000 से अधिक छात्रों ने, फैकल्टी और टीचर स्टूडेंट्स ने, ठीक है, स्टूडेंट टीचर्स ने पार्टिसिपेट किए। एक्सप्लेनेशन था हमारे 7वां पॉइंट का। अब 8th पॉइंट इज कि लॉन्च ऑफ 25 टी बोलार्ड पुल टग अश्वा, ठीक है, 25 टी बोलार्ड पुल टग अश्वा का शुभारंभ। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि तीसरे 25 टी बोलार्ड पुल टग का नाम अश्वा 3 अक्टूबर 2024 को एमएस चिटागृह रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इस 25 टी बोलार्ड पुल टग इसको लॉन्च किया गया है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में किसके द्वारा? तो एमएस चिटागृह रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा। और ये क्या है, तो ये तीसरा बोलार्ड पुल टग है, ये आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पुल टग है, बहुत शानदार दिख रहा है। इस पर कि यह टग भारत के मेक इन इंडिया पहल का एक हिस्सा है, इसे भारत में बनाया गया है। ये चीज जो नौसेना के लिए है, ये मेक इन इंडिया का एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका
कि इसका शुभारंभ CMDE अजय यादव, नौसेना अधिकारी इंचार्ज पश्चिम बंगाल NOIC WB द्वारा किया गया। तो इसका लॉन्च किया गया कमांडर अजय यादव, जो कि नेवल ऑफिसर इंचार्ज है वेस्ट बंगाल में। फिर जो 25T बटालियन बी टेक जो है निर्माण में आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। ये तीसरा लॉन्च किया गया है और टोटल 6 बनने हैं, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत है। यह टग भारतीय पंजीकरण श्रेणी दैट इज इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग्स पंजीकरण श्रेणी के वर्गीकरण नियमों का पालन करते हुए बनाया गया है। यह टग जो है इंडिया के जितने भी रेगुलेटरीज हैं उनको फॉलो करते हुए बनाया गया है। ये टग भारतीय नौसेना के परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएंगे, नेवल शिप्स और सबमरीन्स को बर्थिंग, अनबर्थिंग, मुड़ने और संकीर्ण जल में मैन्यूवरिंग में सहायता करेंगे। ये टग जो है भारतीय नौसेना के जो बड़े बड़े जहाज है, जैसे नेवल शिप्स हो गए, सबमरीन्स हो गए, तो इनमें जो प्रोसेस होते हैं कुछ कुछ, जैसे बर्थिंग, अनबर्थिंग, फिर टर्निंग, तो इन सब चीजों के काम में आएगा ये टग। ये टग आग बुझाने की सहायता, सीमित खोज और बचाव कार्यों को समर्थन भी प्रदान करेंगे। ये टग जो है तो फायर फाइटिंग असिस्टेंस, लिमिटेड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में पार्ट लेंगे। एक्सप्लेनेशन हमारे 8वां पॉइंट का। अब 9th पॉइंट इज कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, तो ग्रांटिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली, इन 5 भाषाओं को जो है सांस्कृतिक भाषा का दर्जा मिला है, शास्त्रीय भाषा का, ठीक है, सांस्कृतिक नहीं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को दिया जाएगा। तो शास्त्रीय भाषाएं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक है। हाँ, अब जानकारी अगली क्या है कि शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लिए मानदंड 2024 में स्थापित किए गए थे। अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको दिया जाए, तो इसके लिए जो भी रेगुलेशंस हैं वो 2004 में स्थापित किए गए थे, जब तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तमिल को जब जिस समय में 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, तो उस समय में इसके मानदंड को तैयार किया गया था। तो मानदंड में क्या क्या शामिल है? फर्स्ट, कि प्रारंभिक ग्रंथों का उच्च प्राचीनता रिकॉर्ड की गई इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। सेकेंड, कि प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक समूह जो पीढ़ियों के द्वारा मूल्यवान माना जाता है। थर्ड, कि मौलिक साहित्यिक परंपरा जो अन्य भाषाओं से उधार नहीं ली गई है। नेक्स्ट, की आधुनिक रूपों से भिन्नता या बाद के रूपों के साथ निरंतरता की कमी। तो ये 4 क्राइटेरियाज हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज के लिए फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट, समिति की सिफारिश। अ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमिटी रिकमेंडेड मराठी, पाली, प्राकृत, असमी एंड बंगाली फॉर क्लासिकल स्टेटस। ठीक है, भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति है, तो उन्होंने मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए कमिटी को सिफारिश की थी। अब स्टेट्स, मराठी कहाँ की भाषा हो गई, तो महाराष्ट्र की। पाली और प्राकृत हो गई बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। बंगाली हो गई वेस्ट बंगाल की। क्योंकि ये भाषा जो है अलग किसी राज्य के, वो असमिया हो गई असम की। अब इसका शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा क्या, तो कि शिक्षा मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें संस्कृत से लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और अन्य शास्त्रीय भाषाओं के लिए केंद्र शामिल है। तो शिक्षा मंत्रालय जो है शास्त्रीय भाषाओं से रिलेटेड जो है शिक्षा में डेवलपमेंट हो सके तो उस पर भी फोकस है, तो इन सब चीजों में बढ़ावा मिलेगा इसको। अब रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होगा, किस रूप में, तो शास्त्रीय दर्जा प्रदान करने से अकादमिक और अनुसंधान के क्षेत्र में नौकरी के अवसर पैदा होंगे। क्योंकि जो भी उनको पढ़ाने वाले हो या फिर डील करने वाले हो, किसी भी प्रकार से क्लासिकल लैंग्वेज से अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें नौकरी को उत्सर्जन होगा, नौकरी जनरेशन होगा, फिर सृजन होगा। प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलकरण में सुधार होगा, तो इन सब चीजों में हेल्पफुल रहेगा रोजगार सृजन के रूप में। एक्सप्लेनेशन हमारे 9वें पॉइंट का। आवर 10th पॉइंट इज कि IIFT द्वारा क्षेत्रीय WTO चेयर सम्मेलन का आयोजन। IIFT होस्ट्स रीजनल WTA चेयर्स कॉन्फ्रेंस। अब फर्स्ट पॉइंट किसके रिगार्डिंग, कि IIFT ने WTO चेयर कार्यक्रम के एशियाई और अफ्रीकी चेयर धारकों के लिए नई दिल्ली में 27 और 28 सितंबर 2024 को एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। तो IIFT ने WTO चेयर कार्यक्रम में एशियाई और अफ्रीकी चेयर धारकों के लिए नई दिल्ली में 27 और 28 सितंबर को एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सेकंड पॉइंट है कि सम्मेलन का विषय था परिवर्तनशील वैश्विक व्यवस्था के लिए लचीले और जिम्मेदार व्यापार को बढ़ावा देना। ये फॉस्टरिंग रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेड फॉर चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, ये था इसका थीम। इसके कुछ महत्वपूर्ण बुंदे, की पॉइंट्स डिस्कस्ड, कौन कौन से, तो फर्स्ट की व्यापार रणनीतियों का समन्वय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय व्यापार रणनीतियों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता। सेकंड की डिजिटल समाधान, व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना।
सभी देशों और हितधारकों के लिए समावेशिता और समान अवसर सुनिश्चित करना। थर्ड की जलवायु कार्यवाही, विकासशील देशों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के रूप में ठोस जलवायु कार्यवाही की आवश्यकता पर जोर। फिर इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री अजय भादु, ठीक है, श्री अजय भादु जो कि वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है अजय भादु के द्वारा किया गया, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में भारत सरकार में। एक्सप्लेनेशन हमारे 10 पॉइंट का। अब 11th पॉइंट इज कि भारत यूएस सीईओ फोरम की बैठक, इंडिया यूएस सीईओ फोरम मीटिंग। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि भारत यूएस सीईओ फोरम का आयोजन वाशिंगटन डीसी में किया गया, जिसकी सह अध्यक्षता श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत सरकार और सुश्री जीनो रेमोंडो यूएस वाणिज्य सचिव ने की। इसका आयोजन जो है वाशिंगटन डीसी में किया गया और इसकी सह अध्यक्षता जो श्री पीयूष गोयल के द्वारा और सुश्री जीना रेमोंडो के द्वारा की गई। यह फोरम यूएस भारत वाणिज्य संवाद के साथ सहयोग करता है और सरकारी चर्चाओं के लिए इनपुट प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य। फोरम का लक्ष्य निजी क्षेत्र में सदस्यों को भारत और यूएस सरकारों के साथ अपने विचार, चिंताएं और सुझाव साझा करने का प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, ताकि द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जा सके। ये उद्देश्य हो गया। इसकी फूलों की श्रद्धांजलि। मंत्री गोयल ने वाशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गांधी की 155वीं जयंती के उपलक्ष्य में। पीयूष गोयल जी के द्वारा वहां पे प्रधानमंत्री के स्मारक पर फूल अर्पण किया गया 125वीं जयंती पर। नेक्स्ट की डिस्कशन कुछ हुए तो पहला डिस्कशन की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती करना। सेकंड, भारत में यूएस निवेश बढ़ाने को अवसरों पर चर्चा, विशेषकर नए औद्योगिक शहरों की योजना में। नेक्स्ट की बैठक का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों में सुधार करना, जो निजी क्षेत्र के सहयोग के माध्यम से संभव है। ये कुछ एक्सप्लेनेशन थे हमारे 11th पॉइंट का। और 12th पॉइंट इज कि एनआईसीडीसी के लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक के मील का पत्थर उपलब्धि, माइलस्टोन अचीव्ड बाय लॉजिस्टिक डेटा बैंक। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एलडीबी लॉजिस्टिक डेटा बैंक ने 75 मिलियन एक्सिम निर्यात आयात कंटेनरों का सफलतापूर्वक ट्रैकिंग की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एलडीबी की भूमिका भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में दृश्यता और दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्री रजत कुमार सैनी ने कहा कि मील का पत्थर लॉजिस्टिक में डिजिटलीकरण के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंटेनरों को बंदरगाहों, आंतरिक कंटेनर डिपो, ठीक है, आईसीडीज दैट इज इनलैंड कंटेनर डिपोट्स और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों सीएफएस के बीच ट्रैकिंग के लिए सिंगल विंडो प्रणाली की पेशकश करता है। इंडियाज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, रैंकिंग 2018 में 44 से 2023 में 38 हो गया है, जो एलडीबी के योगदान का परिणाम है। लॉजिस्टिक डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये इंप्रूव हुआ है, रैंकिंग जो है। एलडीबी का प्रभावशालीता को दर्शाते हुए प्रतिमा 4.5 मिलियन अंतर्द्वितीय कंटेनर खोजे होती हैं, जो खोजे होती हैं मतलब इनका डिस्प्ले किया जाता है, क्योंकि हितधारकों के लिए रुकने का समय और संक्रमण समय जैसे लॉजिस्टिक मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो ये सब समुद्री मालवाहन जो हैं, समुद्री माल जो होते हैं जिन कंटेनर्स में इतने बड़े बड़े जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ये एलडीबी में डिस्कशन किया गया। 18 बंदरगाहों पर सक्रिय है, जिनमें 30 टर्मिनल शामिल है, जो भारत में 100% कंटेनर ट्रैफिक संभालते हैं। नेक्स्ट एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक डेटा सर्विसेज लिमिटेड ने जो 30 सितंबर 2015 को स्थापित किया गया था, भारत में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। एनआईसीडीसी जो है ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कोई भी चीज का लॉजिस्टिक्स का चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इन सब चीजों में और सुधार होगी इसकी मदद से। तो ये एक्सप्लेनेशन था हमारे 12वां पॉइंट का। अब 13th पॉइंट इज कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की उपलब्धियां के बारे में कुछ गिनाया गया। तो लगभग 13,822 जन औषधि केंद्र देश भर में स्थापित किए गए हैं। 30 सितंबर 2024 तक में लगभग 13,822 जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में स्थापित किए गए हैं अभी तक। नेक्स्ट कि सितंबर 2024 में इन केंद्रों ने 200 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री की, जो इस योजना का सबसे उच्च मासिक बिक्री है। तो जन औषधि केंद्रों के द्वारा सितंबर 2024 में अभी तक लगभग 200 करोड़ की बिक्री हो चुकी है। इसकी सितंबर 2023 में बिक्री 141 करोड़ थी, जिससे सालाना 42% की वृद्धि हुई, और सितंबर 2023 में 141 करोड़ रुपए की थी। पिछले साल की तुलना में इस साल 200 करोड़ की बिक्री हुई है। इसकी कुल वार्षिक लक्ष्य 913.30 करोड़ के 30 करोड़ में से है। 31.22 बिक्री पहले से हो चुकी है। नेक्स्ट, लगभग 10 लाख लोग योजना जन औषधि केंद्रों से दवाइयां खरीदते हैं। लगभग 10 लाख लोग रोजाना जो है जन औषधि केंद्रों से दवाइयां खरीद रहे हैं पूरे देश भर में।
पिछले 10 वर्षों में केंद्रों के माध्यम से 6,100 करोड़ की दवाइयां बेची गई हैं, जिसमें 30,000 करोड़ की अनुमानित बचत हुई है। ये 6,100 करोड़ की दवाइयां बेची भी गई हैं और इसमें लगभग 30,000 करोड़ की अनुमानित बचत भी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जन औषधि दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और न्यूट्रोस्यूटिकल उत्पाद बाजार मूल्य से 50% से 90% तक सस्ती है। ये तो जो भी जन औषधि केंद्रों पे दवाइयां बिकती हैं, तो ये दवाइयां जो है सर्जिकल उपकरण, जो भी चीजें हैं, न्यूट्रोस्टिकल उत्पाद जो है, तो ये बाजार में बिकने वाली चीजों से लगभग 50% से 90% तक सस्ती मिलती हैं जन औषधि केंद्रों पे। नेक्स्ट है कि 25,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जन औषधि केंद्र का एस्टेब्लिशमेंट जो है लगभग 25,000 तक पहुंच सके तो इसकी ओर बढ़ रहा है। एक्सप्लेनेशन था हमारा 13th पॉइंट का। अब 14th पॉइंट इज कि राष्ट्रीय मिशन परिष्कृत तेल बीज, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय मिशन परिष्कृत तेल बीज NMEO का लक्ष्य तेल बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता को 7 वर्षों में प्राप्त करना है। तो इसका जो है 7 वर्षों में इसको प्राप्त किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा तेल वाले बिक्री जो है, तेल बनाने वाले बीज जो है, तो इनका उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो ये सब चीजों पर ध्यान करने के लिए यह मिशन 2024-25 से 2030-31 तक लागू होगा और इसके लिए 10,103 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया है। तो 10,103 करोड़ रुपए लगभग इसमें आवंटित किए गए हैं लगभग। नेक्स्ट है कि यह सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख तेल बीज फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित करती है। तो ऐसी बीज जिसमें से हमें तेल मिलती है, जैसे सरसों हो, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तो इन सब चीजों को, फसलों को उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगा। इसका उद्देश्य प्राथमिक तेल बीज उत्पादन को 39 मिलियन टन, 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन तक करना है। इसका उद्देश्य जो है, जो भी मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ठीक है, ये जो मिशन है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, तो इसकी तेल बीजों की उत्पादकता जो है 39 मिलियन टन से जो है 70 मिलियन टन तक लगभग करना है 2030-31 तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या इसके रिगार्डिंग कि 600 से अधिक मूल्य श्रृंखला क्लस्टर 347 जिलों में विकसित किए जाएंगे, जो वार्षिक 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करेंगे। तो ये 600 से अधिक मूल्य श्रृंखला, ठीक है, ये डेवलप किए जाएंगे 347 डिस्ट्रिक्ट्स में, 347 डिस्ट्रिक्ट्स में। नेक्स्ट है कि इन क्लस्टरों का प्रबंधन मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा किया जाएगा। तो इन क्लस्टरों का प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, ये पार्टनर्स के द्वारा किया जाएगा, जिसमें किसान उत्पादक संगठन, सहकारी संस्थाएं और सार्वजनिक या निजी संस्थाएं शामिल होंगी। इस मिशन का उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना, विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। यह कम जल उपयोग और बेहतर मिट्टी स्वास्थ्य जैसे पर्यावरणीय लाभ को भी प्रदान करेगा। तो इसकी मदद से बहुत सारे मदद मिलेंगे तिल बीज वाले जो भी क्षेत्र हैं उन सब चीजों में। एक्सप्लेनेशन था हमारा 14th पॉइंट का। अब 15th पॉइंट इज कि कैबिनेट ने PMRKVI और कृषि योजना की मंजूरी दी। कैबिनेट अप्रूव्स PMRKVY और कृषि योजना। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और कृषि योजना को सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1,01,331 करोड़ आवंटित, जिसमें से 69 करोड़ केंद्र से और 32 करोड़ राज्यों से होंगे। तो फिर सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है इसमें कि राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन पुनः आवंटित करने की लचीलापन दी गई है, जिससे योजनाओं को कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट इज कि पोषण सुरक्षा, जलवायु अनुकूलता और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और एग्री स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर फंड जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं जो नवाचार को बढ़ावा देंगे। ये सब चीजों के लिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया और कृषि उन्नति योजना का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। एक्सप्लेनेशन था हमारे 15 पॉइंट का। आवर 16th पॉइंट इज कि प्रेसिडेंट अटेंड्स 32nd कन्वोकेशन ऑफ मोहनलाल सुखदिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मोहनलाल सुखदिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की राष्ट्रपति ने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड द 32nd कन्वोकेशन ऑफ मोहनलाल सुखदिया यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है उदयपुर राजस्थान में, उदयपुर में मोहनलाल सुखदिया यूनिवर्सिटी के 32वें कन्वोकेशन में हिस्सा लिया उन्होंने।
अब यह कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षा और विकास के महत्व को रेखांकित किया गया। ये कार्यक्रम जो है 3 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट को उस क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके, तो इस पर ध्यान दिया गया। ये था एक्सप्लेनेशन 16 पॉइंट का। अब 17th एंड द लास्ट पॉइंट इज कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च्ड, इसका पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। और इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में शीर्ष 200 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। अब प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में, ठीक है, टॉप के 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल सके। अब इसके रिगार्डिंग सेकंड पॉइंट क्या है कि इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित किया गया था, जिसका शुभारंभ अभी किया गया है। नेक्स्ट इसकी पायलट प्रोजेक्ट को गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना के 7 जिलों में लागू किया जाएगा। अभी इस पायलट प्रोजेक्ट को जो है गुजरात, महाराष्ट्र, 4 राज्यों के, तो गुजरात के, महाराष्ट्र के, उत्तराखंड के, तेलंगाना के 7 जिलों में लागू किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। तो 2024-25 में लगभग 1,25,000 इंटर्नशिप प्रदान एप्लीकेशन जो है उसको सफल करने का योजना है। नेक्स्ट पॉइंट इज उम्मीदवार 12 से 25 तारीख तक pminternship.mca.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो जो उम्मीदवार इस पर आवेदन करना चाहते हैं, ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे जाकर इसके थ्रू आप उस पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने होगी। ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम जो है ये 12 महीने का है। एंड लास्ट पॉइंट है कि 21 से 24 वर्ष के युवा जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं है और पूर्णकालिक शिक्षा में भी नहीं है, इस योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है। तो जो नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम एंड नॉट इन फुल टाइम एजुकेशन, तो जो फुल टाइम एजुकेशन या फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं है और जिनका एज 21 से 24 साल के बीच है, तो ये इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था हमारा 17वां और आखिरी पॉइंट 4 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स का। तो ये इसके रेफरेंस लिंक है, जिसे आप डिटेल्स में इस न्यूज को पढ़ना चाहें तो इसकी मदद से आप पीडीएफ में रेफरेंस लिंक की मदद से आप इसे पढ़ सकते हैं। सारा आर्टिकल का क्रेडिट रेफरेंस लिंक के थ्रू ही दिया गया है। ये पीडीएफ था 4 अक्टूबर का, जिसका डिस्कस किया गया इस वीडियो में। आप इसे डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे इसे ब्रीफ में भी पढ़ सकते हैं। तो अनवर स्टडीज में यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।